आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज बात करते हैं हम लोग राजेश खन्ना साहब की और राजेश खन्ना साहब से जुड़े हुए एक किस्से की। जैसा कि ज्ञातव्य है कि राजेश खन्ना जो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनके लिए जो संघर्ष था वो एक अलग किस्म का संघर्ष था। उनके पास पैसे टके की कोई कमी नहीं थी, हैसियत भी उनकी बहुत अच्छी थी। वो पहले एकमात्र ऐसे एक अभिनेता थे जो काम मांगने जाते थे, वो भी कार में। अलग अलग तरह की कार्स हुआ करती थी उनके पास में। तो यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स या यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ग्रुप एक हुआ करता था जिसमें 7 डायरेक्टर्स थे। बी आर चोपड़ा, बिमल रॉय, जीपी सिप्पी, एच एस रवल, नासिर हुसैन, जे ओम प्रकाश, मोहन सैगल, शक्ति सामंता, सुबोध मुखर्जी, ये कुछ लोग थे और मेनली इसमें 7 लोग बहुत ज्यादा प्राइम थे। तो इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद में राजेश खन्ना को फिल्में मिलने लगी और इस जो ग्रुप का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था राजेश खन्ना के साथ में कि भाई कुछ सालों तक राजेश खन्ना सिर्फ इसी ग्रुप के लिए फिल्में बनाएंगे, यानी इस ग्रुप के जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उनके अलावा राजेश खन्ना किसी और प्रोड्यूसर, किसी और डायरेक्टर के साथ में काम नहीं करेंगे। ये कॉन्टेस्ट राजेश खन्ना ने सन 1965 में जीता था, जहां पर उनके साथ में करीब 10,000 एप्लीकेशंस गई थी और जो फाइनलिस्ट थे उनके लिए वो विनोद मेहरा और खुद राजेश खन्ना। लेकिन राजेश खन्ना विनोद मेहरा से सिर्फ 1 वोट से आगे थे। बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं और राजेश खन्ना के साथ में जो महिला थी जिनको राजेश खन्ना के बराबर वोट मिले थे लेकिन वो फीमेल कैटेगरी में, वो थी फरीदा जलाल। अब क्या स्थिति आती है कि भाई राजेश खन्ना को इसके बाद में फिल्में मिलने लग जाती हैं और जैसे फिल्में उनको मिली आखिरी खत जो कि चेतन आनंद साहब ने डायरेक्ट की, फिर राज है ना जो कि डायरेक्ट की रविंद्र दवे ने, और ये सारी फिल्में जो थी ना ये राजेश खन्ना के ग्राफ को बढ़ाने लगी। लेकिन राजेश खन्ना को जो सही तौर पर जो एक एंट्री मिली बॉलीवुड में, जिसके जरिए राजेश खन्ना घर घर में पहुंचे और हर एक के दिल में अपनी जगह बनाने में जिस प्रकार कामयाब हुए, और वो फिल्म थी आराधना। अब आराधना और आराधना के बाद में एक फिल्म आई थी साथ साथ में, दो रास्ते, और ये दोनों ही फिल्में 1969 में रिलीज हुई। और उसके बाद में राजेश खन्ना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी उनके लिए कभी भी कोई व्यक्ति बाधा नहीं बना। और उससे पहले समय हुआ करता था जुबिली कुमार का, राजेंद्र कुमार साहब का। तो राजेंद्र कुमार साहब को भी लोग बाग रोमांटिक एंगल में देखते थे, लेकिन राजेश खन्ना के आने के बाद में जुबिली कुमार का जो ग्राफ था, उनका बाजार था, वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ गया। कुछ समय चलता रहा, वो स्टारडम राजेश खन्ना को मिला 1969 से लेकर 1969 से लेकर के 1973 तक का जो साल था, 73-74 तक राजेश खन्ना अपने पीक पर थे। यानी उस दौर में ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर अगर भगवान है तो नीचे राजेश खन्ना है, ये कहावतें कही जाने लगी। और मेरे ख्याल में इतना बड़ा स्टारडम ना तो कभी पहले किसी का था, ना आज तक ये रिकॉर्ड है कि जो स्टारडम, जो शोहरत राजेश खन्ना के पास थी, जो उनको मिली, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं मिली। और ये मैं नहीं कहता है, सभी लोग इस बात को बोलते हैं। लेकिन उसके बाद में एक नाम जो कि सभी लोग जानते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 12-13 फिल्में लगातार पिट रही थी और जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चल रहे थे, और लगभग उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया था फिल्म इंडस्ट्री से वापस जाने के लिए। वो अमिताभ नाम की जो आंधी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
वो 1973 के बाद से जो एक बार तेज हुई, उसके सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सका। राजेश खन्ना भी उनके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। उन्होंने बहुत बार आने की कोशिश की, कुछ फिल्में उन्होंने राजेश खन्ना ने बनाई, लेकिन वो उस तरह का करिश्मा, उस तरह का जादू फिर से नहीं जगा पाए जो उन्होंने अपनी एक लवर बॉय की जो इमेज दर्शकों के दिलों में जो बनाई थी, उस इमेज को वो कभी भी कैश फिर से नहीं कर पाए। बहरहाल, मैं जो आपको आज एक बात बताने वाला हूं वो ये है कि मनोज कुमार साहब की एक फिल्म थी जिसका नाम था उपकार। मनोज कुमार साहब ने अपनी फिल्म उपकार के लिए जो एक नाम सोचा था, वो नाम राजेश खन्ना से कम कुछ नहीं था। यानी आज अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो हम मनोज कुमार के बजाय उपकार फिल्म में राजेश खन्ना को देखते। मैं नहीं जानता कि आपको कैसा लगता, लेकिन अगर राजेश खन्ना उपकार का हिस्सा रहे होते तो शायद बात कुछ और होती राजेश खन्ना की उस समय, क्योंकि वो अपनी एक लवर बॉय इमेज से हट करके अपनी एक पहचान बनाने में उस समय से कामयाब हो जाते। उपकार जो कि आई थी 1967-68 में, लेकिन उस समय राजेश खन्ना जो थे वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ग्रुप जो हुआ करता था, उनके अनुबंध, उनकी शर्तों से बंधे हुए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उन शर्तों के मुताबिक इन्हीं प्रोड्यूसर जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, उनके साथ ही राजेश खन्ना को फिल्में बनानी थी। राजेश खन्ना को कोई इजाजत नहीं थी कि वो इन प्रोड्यूसर्स के अलावा किसी और के साथ में काम कर सके। चूंकि मनोज कुमार साहब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, तो उनके साथ में राजेश खन्ना का आना मुनासिब नहीं होता। लेकिन राजेश खन्ना बहुत ज्यादा इच्छुक थे कि वो फिल्म उपकार में काम करें, जिसके लिए मनोज कुमार ने पहले ही राजेश खन्ना को अप्रोच किया था कि मैं तुमको ध्यान में रखकर एक फिल्म बना रहा हूं, उपकार। और ये मानना पड़ेगा कि मनोज कुमार साहब ने उससे पहले पूरब और पश्चिम जैसी फिल्में बनाई थी, वो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से हिट थी और वो आज भी उनका नाम चलता है, वो कल्ट मूवी में आती है। तो राजेश खन्ना भी इस तरह का कुछ अपनी जिंदगी में चाह रहे थे कि भाई मेरी एक इमेज अलग से भी कुछ इस तरह की क्रिएट हो जो थोड़ी फिलोसॉफिकल अंदाज में हो। जैसी उन्होंने इमेज क्रिएट की थी, अपनी एक फिल्म थी सफर, या उनकी फिल्म आई थी नमक हराम, है ना, उस टाइप की, या आनंद। तो उस तरह की इमेज, फिलोसॉफिकल, दार्शनिक जैसी जो एक इमेज थी, वो राजेश खन्ना पर बहुत सूट करती थी। तो उसी तरह की इमेज फिल्म उपकार में भी आपने अल्टीमेटली उस फिल्म को मनोज कुमार के साथ में देखा, जिन्हें लोग भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। वो फिल्म अगर राजेश खन्ना को मिली होती तो आज फिल्म इंडस्ट्री में बात ही कुछ और होती राजेश खन्ना साहब की। और राजेश खन्ना साहब का को करियर उस तरह से नहीं गिरता जिस तरह से अमिताभ बच्चन के आने के बाद में राजेश खन्ना ने उसके बाद पानी नहीं मांगा, वो गिरते चले गए। उसके बाद में उनकी कुछ फिल्में उठी, जैसे अगर तुम ना होते, जैसे सौतन, अवतार, अमृत, स्वर्ग। लेकिन इन फिल्मों तक आते आते राजेश खन्ना प्रौढ़ अवस्था में जा चुके थे और उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था एज बीइंग अ हीरो। जो कि राजेश खन्ना की जो पहली जो इमेज हुआ करती थी, सबसे पहली, जिसमें वो रोमांटिक नजर आते थे लवर बॉय की तरह, वो करिश्मा राजेश खन्ना फिर से भुला नहीं सके। हां, वो एक्टिंग, वो अदायगी राजेश खन्ना में थी, लेकिन उम्र से कोई इंसान लड़ नहीं सकता। और जो उनकी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो भी इंसान के अंदर होते हैं, तो वो चीजों से भी राजेश खन्ना रूबरू थे। तो ऐसे समय में अगर उपकार फिल्म उनको मिली होती तो राजेश खन्ना को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती।
चाहे अमिताभ बच्चन की कितनी भी फिल्में आती होती, लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना की एक इमेज उपकार में जैसी मनोज कुमार ने अपनी एक इमेज बनाई थी ना, उस तरह की इमेज की वजह से राजेश खन्ना पूरी तरीके से एकदम फर्श पर नहीं आते, जो कि लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ उनके साथ। मैंने उनकी आखिरी फिल्म भी देखी है और सारी फिल्में देखी हैं। एक्टिंग के मामले में राजेश खन्ना का जवाब नहीं था। जिस तरह की एक्टिंग राजेश खन्ना ने की, वो एक्टिंग एक अलग किस्म की एक्टिंग हुआ करती थी। उस एक्टिंग में हम उनका मुकाबला अमिताभ बच्चन से नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन अपने एक अलग टाइप की एक्टिंग होती थी, राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग एक अलग तरह की एक्टिंग होती थी। हम राजेश खन्ना की एक्टिंग को अलग तरह की एक्टिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है कि भाई ये नहीं कह सकते। अपना अपना फील्ड है। एंग्री यंग मैन में अमिताभ बच्चन ही सूट करते, लेकिन जहां तक बात दार्शनिकता की है, जहां तक बात पोइटिक है, काव्यात्मक अगर एक कोई चित्रण किया जा सकता है किसी चीज का, तो वो राजेश खन्ना के ऊपर ज्यादा फबता है। शेरो शायरी अगर मान लीजिए एक तरफ राजेश खन्ना हारमोनियम के साथ बैठे हुए हैं, तो वो सूट करेगा राजेश खन्ना को, बहुत ज्यादा सूट करेगा। तो वो एक अदायगी राजेश खन्ना के पास होती। आप समझिए, अगर वो गाना जो कि मिला, कस्मे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, जो गाना प्राण साहब पर फिल्माया, अगर उसी तरह का गाना अगर उस फिल्म में उपकार में अगर राजेश खन्ना को मिला होता, हालांकि वो गाना मनोज कुमार पर नहीं फिल्माया उस फिल्म में, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर राजेश खन्ना उस फिल्म में होते तो शायद इस तरह का एक दो गाना राजेश खन्ना पर भी फिल्माया गया होता। जैसा जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए फिल्म आनंद में, कहीं दूर जब दिल ढल जाए, सांझ की दुल्हन, वो जो गाने हैं ना भाई, उस तरह का जो एक फील आता राजेश खन्ना साहब के साथ। लेकिन वो सारी चीजें हो ना सकी क्योंकि वो अनुबंध में बंधे हुए थे राजेश खन्ना। और इस चीज को लेकर के राजेश खन्ना ने बहुत ज्यादा मिन्नतें की उन प्रोड्यूसर्स को कि भाई मुझे इस फिल्म में काम करने दो। मनोज कुमार की तरफ से प्रस्ताव आया है, मुझे सिर्फ इस फिल्म में काम करने दो, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ उस अनुबंध का हवाला दिया कि भाई आपने हमारे साथ में यह अनुबंध किया है, तो आपको इस अनुबंध को मानना होगा, ठीक है। तो यह अनुबंध कुछ सालों का था, उसके बाद में राजेश खन्ना उन सभी शर्तों से मुक्त हो जाते, लेकिन उस समय वो क्लॉज में थे। अब मनोज कुमार की फिल्म उनके हाथ से जा रही थी और राजेश खन्ना को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक दिन राजेश खन्ना मनोज कुमार साहब के घर गए और बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा रोने लगे और प्रोड्यूसर्स को कोसने लगे कि भाई ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं बहुत ज्यादा इच्छुक हूं कि मैं तुम्हारी इस फिल्म में काम करूं। अब मनोज कुमार साहब क्या कह सकते थे? उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी फिल्म नहीं है उपकार जिसको मैं बना रहा हूं, इसके बाद में मैं जो कोई फिल्म बनाऊंगा तब तक तुम अपने अनुबंधों से शायद बाहर निकल आओगे, उन फिल्मों में मैं आपको जरूर लूंगा। हालांकि उपकार फिल्म का जो कैरेक्टर है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो मैंने तुमको यानी राजेश खन्ना को देख करके ही बनाया था, लेकिन चूंकि तुम अब नहीं हो इस फिल्म में, तो इस फिल्म के लिए मैं खुद ही अभिनय करूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं इस फिल्म से, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे लिए भी फिल्म बनाना जरूरी है, तो तुम्हारी जगह इस फिल्म में मैं ही काम करता हूं, ठीक है। आगे हम लोग जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो आपको जरूर उस चीज को बताएंगे। इस तरह का उन्होंने मनोज कुमार साहब ने राजेश खन्ना को आश्वासन दिया, लेकिन राजेश खन्ना को ताउम्र इस बात का मलाल रहा कि उन्हें उपकार फिल्म में काम नहीं करने दिया। काश की उपकार फिल्म राजेश खन्ना की झोली में आई होती, और ये बात थी 1967-68 की, तो उस समय राजेश खन्ना की एक इमेज अलग से बन चुकी होती, और राजेश खन्ना का जो एकदम से जो वो जिस ऊंचाई से गिरे, उस तरह से वो नहीं गिरते, जहां तक मैं समझता हूं।
आप लोगों का इस चीज के बारे में क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं इस वादे के साथ कि आपसे कल फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे आज्ञा तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। भगवान आपके साथ रहें, खुश रहें।